आप सभी को नमस्कार। हम पिछले लेक्चर तक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसकी शुरुआत हमने की है। और प्रश्न पत्र 11 का जो नाम है हिंदी भाषा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको हिंदी भाषा के रूप में या हिंदी भाषा के इतिहास या उसके नामकरण से संबंधित कुछ बातें जो है या पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बताई है और थोड़ी बतानी बाकी है। तो मैं इस लेक्चर में आपको आगे की बातें बताऊंगा। और वैदिक काल की हिंदी और आज की हिंदी, वैदिक काल में जो हिंदी की जो पूर्ववर्ती भाषा थी उसका रूप किस प्रकार वहाँ पे कार्यरत था, और वह वहाँ से मध्यकाल तक आते आते आधुनिक काल में किस प्रकार वो भाषाएं बनकर हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं या जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि हिंदी का इतिहास लगभग 3500 वर्ष पुराना है। ईस्वी सन पूर्व 1500 के पहले वहाँ पे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो भाषाएं हैं उस रूप में वो कार्यरत थी, और बाद में लौकिक संस्कृत से ही वहाँ पे पाली, और पाली से फिर प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही आज की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है निर्माण हो चुकी है। यहाँ तक हमने हिंदी की जानकारी ली है। और आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में अगर विचार करेंगे तो शौर्स यानी अपभ्रंश, तो उसमें भी उसकी जो पश्चिमी हिंदी नामक जो बोली है और पश्चिमी हिंदी का जो रूप है आज की खड़ी बोली, उसको ही हिंदी कहा जाता है। तो उसके बारे में हम अब तक बातें देख चुके हैं। यहाँ से आगे मैं आपको थोड़ा सा आज की हिंदी किस रूप में हमारे भारतवर्ष में काम कर रही है और उसको वो महत्व जो है किस प्रकार प्राप्त हुआ है, वो थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। तो देखिएगा, पिछले लेक्चर तक हमने भारतीय स्वाधीनता या स्वतंत्र आंदोलन के दौरान हिंदी ने समाचार पत्रों के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से जो जन जागृति की थी और लोगों को स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक करने की जो कोशिश की है, या वहाँ पे तत्कालीन नेताओं ने हिंदी को अपनाकर सभी देशवासियों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है। तो वहाँ पे हिंदी का योगदान जो है वहाँ पे हम भूल नहीं सकते। तो इसलिए आज की जो हिंदी है थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आज जिसे हम हिंदी भाषा के नाम से पुकारते हैं, यह नाम उसे ईरानी लोगों से मिला है। अर्थात हम ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस टॉपिक के भीतर हम आगे ये देखने वाले हैं। फिर भी यहाँ पे बात निकली है, इसके लिए बता देता हूँ कि हमने जो हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी नाम दिया है या हिंदी नाम जो उसका है, उसके पीछे की कारण जो है, ईरानी लोग जो है, जो ईरान से होते होते हिमालय की तलहटियों में वहाँ पे आकर बसे थे, और वहाँ पर आने के बाद उनके उच्चारण के परिणाम स्वरूप सिंध नदी के किनारे वो आकर रुके थे, और सिंध नदी के किनारे वहाँ पे रुकने के कारण सिंध नदी को ईरानी भाषा की एक विशेषता है, अरबी में ये विशेषता आ जाती है कि वहाँ पे स का उच्चारण नहीं होता, तो वहाँ पे स की बजाय ह का उच्चारण होता है। तो परिणाम ये हुआ कि सिंध नदी के पास आकर बैठने के कारण ईरानी लोगों ने सिंध के आसपास जो भी मौजूद था उसको हिंद कहना शुरू किया, और साथ ही साथ सिंध प्रांत की जो भाषा थी उसको उन्होंने हिंद प्रांत की भाषा कहना शुरू किया। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी भाषा को जो नाम दिया गया है वह ईरानी लोगों द्वारा दिया गया है। तो इसलिए बात यहाँ पे आ गई है। प्राचीन काल से ईरान का भारत के सिंध प्रांत से व्यापारिक संबंध था। ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में हो जाता है, अतः सिंध का ईरानी भाषा में उच्चारण हिंद हो जाता था, और इस हिंद की भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। मतलब उनके उच्चारण की जो प्रवृत्ति है या उच्चारण का जो लक्षण है, उसके आधार पर वहाँ पे सिंध शब्द का हिंद वहाँ पे बन गया, और उसके आधार पर वहाँ पे हिंदी शब्द सामने आया दिखाई देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूल रूप में हिंदी शब्द के अंतर्गत हिंद प्रदेश की सभी भाषाओं का समावेश हो जाता था। मतलब ईरानियों ने हिंद जिस रूप में वहां पे उच्चारित किया था, उसका एक व्यापक अर्थ हम ले सकते हैं
कि हिंद प्रदेश में आने वाली सभी भाषाएं जो है वहाँ पे हिंदी के अंतर्गत समावेश हो जाती थी। तथापि आगे चलकर देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं के लिए हिंदी का प्रयोग होने लगा। मतलब मैंने आपको इसके पहले बताया था कि विभिन्न प्रांतों में जाकर भाषा अपने अपने रूप गढ़ने लगी और प्रादेशिकता के कारण वहां पे राजस्थानी बन गई है, ब्रज बन गई है, अवधी बन गई है और भोजपुरी बन गई है। तो परिणाम ये हुआ कि ये जो हिंदी की जो बोलियां है उनका मिला जुला रूप जो है हिंदी के रूप में वहां पे मान्यता मिल गई और वही हिंदी भाषा है ऐसा माना जाने लगा। आज भी ये भाषाएं हिंदी की बोलियां हैं। तथापि हिंदी वह भाषा है जो खड़ी बोली के निकट है तथा जो अपने परनिष्ठ रूप में राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के पद पर विराजमान है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रभाषा हम मौखिक तौर पर स्वीकारते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा की परिभाषा वही है कि जिस भाषा को जिस देश के नागरिक जो है ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, समझते हैं और जिस भाषा में अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में फैलाने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो उस आधार पर हिंदी भारत भर के रूप में अगर विचार की जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर एक ही भाषा हिंदी है जो संपूर्ण भारत को जो है विश्व में परिचित करा सकती है। तो इस प्रकार से हिंदी हम राजभाषा के रूप में स्वीकारते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारते हैं। हिंदी के हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू आदि अनेक रूप प्रचलित है। मतलब हम ये बात देखने वाले हैं, मैं क्रमबद्ध रूप से आपको ये बात समझाने वाला हूं कि किस प्रकार सिंध से हिंद बना, हिंद से हिंदी बना, हिंदी से हिंदी बना और हिंदी से हिंदुई कैसे बना। तो ये सभी बातें जो है आगे आने वाली है। तो इतना समझ लीजिएगा कि हिंदी जो है आज के दौर में अगर विचार किया जाए, वर्तमान समय में अगर विचार किया जाए तो विशेषता उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रांत की जो भाषा है, उत्तर दिशा की और जो जितनी भी भाषा वहां पे बोली जाती है वो सभी हिंदी के अंतर्गत या हिंदी के रूप उसको हम मान सकते हैं। सभी नाम एक ही भाषा को ध्वनित करते हैं, तथापि उसमें शैलीगत अंतर है। ये बात तो सत्य है कि उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की ये लोक भाषा है। मतलब लगभग 10 राज्यों की ये मातृभाषा है और उत्तर भारत के बहुत बड़े हिस्से की ये मातृभाषा होने के कारण, लोक भाषा होने के कारण लोग चाहे इसे बोलियों और शैलियों में बांटते हो परंतु तो यह है तो हिंदी ही। मतलब मुझे बताना क्या है कि प्रादेशिक प्रभाव के कारण चाहे हिंदी के अनेक रूप बने हुए हो लेकिन वो मिला जुला जो रूप है वह हिंदी है, ऐसा विद्वानों का मानना है। मैं एक उदाहरण देकर आपको इस बात को समझाता हूं कि मराठी संपूर्ण महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो मराठी विभिन्न प्रांतों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। आप अगर नगर की तरफ जाएंगे, कोल्हापुर की तरफ जाएंगे, सोलापुर की तरफ जाएंगे या फिर विदर्भा की तरफ, नागपुर की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि मराठी ही बोली जा रही है लेकिन अलग ढंग से बोली जा रही है। विदर्भा में मराठी का रूप जो चलता है, येऊन राहिलो, जाऊन राहिलो, जवतोस, अर्थात ये जो कुछ उदाहरण है हम देख सकते हैं कि सोलापुर में वो भाषा अलग बोली जाती है, कोल्हापुर में वो अलग बोली, मतलब है तो मराठी ही। अर्थात मुझे बताना क्या है कि प्रादेशिक प्रभाव के कारण भाषा में उच्चारणगत भिन्नताएं आ जाती है और उसके आधार पर वहां पे दैनंदिन कामकाज की बोलचाल की भाषा के रूप में वो भाषा काम करती है। तो ये इतना होने के बावजूद भी वो मराठी का ही रूप है या मराठी ही भाषा है, हम उसको मानते हैं। तो उसी प्रकार हिंदी के बारे में भी वही बात है कि हिंदी भले ही विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। भोजपुरी अलग तरह से बोली जाती है, वहां पे मारवाड़ी अलग तरह से बोली जाती है। अर्थात ये सभी जो उदाहरण मैं दे रहा हूं उसके पीछे की वजह यह है कि हिंदी अनेक रूपों में वहां पे विस्तृत प्रदेश में काम कर रही है। तो इस तरह से हम भले ही उसको अनेक शैलियों में अनेक रूपों में बांटते हैं लेकिन परंतु है तो वो हिंदी ही। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पीछे जाता है। मतलब संस्कृत से आगे अगर हम आ जाते हैं तो अपभ्रंश तक आने के बाद ये ईस्वी सन 1000 के आसपास हम वहां पे चले आते हैं, तो वहां से लगभग हिंदी की शुरुआत जो है मानी जा सकती है। मतलब आज की हिंदी और 11वीं शती की हिंदी जो है लगभग एक जैसी वहां पे
हम देख सकते हैं। तो इसमें अमीर खुसरो जो 11वीं शती में हिंदी के कवि रह चुके हैं, रचनाकार रह चुके हैं, और उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है और उनकी जो हिंदी है 11वीं शती की, उनकी हिंदी और आज की हिंदी जो है लगभग एक समान है। तो हम मान सकते हैं कि हिंदी का उद्भव जो है लगभग 1100 वर्ष पुराना है और तब से वह अनेक रूप बदलती हुई परिवर्तित होती आई है। मतलब 11वीं शती से ये अनेक रूपों में विकसित होते होते परिवर्तित होते हुए आई है। हम इसी प्रश्न पत्र में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा की परिभाषाएं और भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की परिभाषाएं तो हम देखने वाले हैं, लेकिन भाषा की विशेषता में एक विशेषता आ जाती है कि उसमें कहा गया है कि भाषा निरंतर विकसित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, अर्थात भाषा का विकास परिवर्तन में गिना जाता है। मतलब 11वीं शती में जो हिंदी काम कर रही थी वही 15वीं शती में अलग है, 15वीं शती से 18वीं शती में अलग है और 18वीं से 2000 की शती में अलग है। अर्थात मुझे बताना क्या है कि जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती है वह विकसित होती चलती है, और विकसित होती है मतलब परिवर्तित होती रहती है, और उसको ही विकास माना जाता है। तो साहित्यिक दृष्टि से आदिकाल सन 1993 से 1318 तक माना जाता है। हिंदी का ही आदि रूप डिंगल पिंगल तथा मैथिली भाषा का प्राबल्य था। मतलब तत्कालीन समय में डिंगल राजस्थानी प्रभाव की जो भाषा है वो वहां पे मानी जाती है, उसका प्राबल्य था। साथ ही साथ मैथिली भाषा का भी प्राबल्य था। तो भक्तिकाल, उसके बाद भक्तिकाल आ जाता है सन 1318 से 1643 तक में ब्रज तथा अवधी भाषा का प्राबल्य वहां पे दिखाया जाता है। मतलब सूरदास और तुलसीदास की जो रचनाएं मिलती है वो ज्यादातर ब्रज और अवधी में मिलती है, और मध्य काल तक आते आते या भक्ति काल तक आते आते वहां पे ब्रज और अवधी का जो प्राबल्य जो है वहां पे दिखाई देता है। उसके बाद 1643 के बाद रीतिकाल आ जाता है 1643 से 1843 में, और वहां पे भी ब्रज भाषा का प्राबल्य था और खड़ी बोली का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश हो रहा था। आज जो हम हिंदी के आसपास की जो भाषा खड़ी बोली को मानते हैं, मतलब दिल्ली के आसपास की जो खड़ी बोली भाषा है, उसकी शुरुआत जो है लगभग 17वीं शती में वहां पे हो चुकी है। और वहां से देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का वहां पे प्रवेश हो रहा था। और आधुनिक काल मतलब 1843 के बाद से प्रारंभिक काल की कविताओं को छोड़ दे तो खड़ी बोली हिंदी का एक छत्र साम्राज्य छाया हुआ है। मतलब आधुनिक काल की अगर बात की जाए तो वहां पे आधुनिक काल में पूर्ण रूप से सभी जो साहित्यिक रचनाएं जो है खड़ी बोली के माध्यम से वहां पे लिखी गई है, लिखी जा रही है, और उसका ही प्राबल्य या उसकी ही प्रमुखता जो है हिंदी साहित्य के भीतर वहां पे दिखाई देती है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, हिंदी ही वह भाषा है जिसे आज चीनी भाषा के बाद संसार में सबसे अधिक लोग जानते हैं। और आज ही की एक खबर मैंने पढ़ी है, मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया में आज भारत की एकमात्र भाषा का बोलबाला चल रहा है और वो है हिंदी। वो व्यापार के कारण, बाजार के कारण, देश के नागरिक जो है विदेशों में बसे हैं उनके कारण कह लीजिएगा, अर्थात अनेक कारणों से आज हिंदी जो है विश्व भर में तीसरे नंबर की भाषा बन गई है, जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, समझते हैं। अर्थात ये जो विस्तार है हिंदी का, तो वह किसी एक दिन में नहीं हुआ है, उसके लिए हजारों साल लगे हैं, उसके लिए बहुत सारे साल लगे हैं। मुझे बताना क्या है कि हिंदी वह भाषा है जो आज चीन की जो भाषा है वह उसके बाद संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अधिसंख्य लोगों की रोजमर्रा की भाषा होने के कारण ही वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा के पद पर आसीन है। मतलब संपूर्ण भारत जो है संपर्क के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाता है, और उसका ये परिणाम है कि हिंदी आज राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा ही है। अर्थात मैं ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी है उसके पीछे का उद्देश्य ये है, अगले लेक्चर में मैं आपको हिंदी भाषा के या इस प्रश्न पत्र में दिए हुए जो भी भाषा के टॉपिक है उनको मैं बताने वाला हूं। फिर भी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है या हिंदी भाषा की जो व्यापकता है, हिंदी भाषा की जो प्रादेशिकता है,
उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर ये बातें थोड़ी सी आपके समझ में आ जाए इसलिए ये बातें रखी है। अगले लेक्चर में हम हिंदी भाषा प्रश्न पत्र 11 के अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, भाषा की परिभाषाएं और भाषा की विशेषताएं। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।